लास्ट डे है फॉर ट्विलाइट इन दिल्ली। कल हम पास्ट पेपर्स इंशाल्लाह अपने डिस्कस करेंगे। अब ट्विलाइट इन दिल्ली में जो हमने छोटे मोटे क्वेश्चंस किए वो तो आपके करंट नोट से कवर हो गए हैं, लेकिन एक कुछ मेन क्वेश्चंस आते हैं इसके रिपीटेडली। एक तो डिक्लाइन ऑफ कल्चर, ठीक है, वो जो ट्विलाइट इन दिल्ली में जो दिल्ली के कल्चर का जो डिक्लाइन हुआ था, मुस्लिम कल्चर का डिक्लाइन हुआ था, एक तो क्वेश्चन उसके ऊपर आया हुआ है जो ज्यादातर आया हुआ है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का आया हुआ है कि वहाँ का कल्चर कैसा था, सेम एज द केस जैसे हमने जो चिनिया ऐसी भी है उसका जो नॉवल है थिंग्स फॉल अपार्ट, उसमें हमने दो तरह के क्वेश्चन किए थे। एक तो उसके हीरो का डाउनफॉल था, ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन जो हमने वहां पे डिस्कस किया था दैट वाज द कल्चर, ठीक है, कि वहां का कल्चर कैसा था जिसका डिक्लाइन हुआ था। सेम ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं आपके कवर होंगे एनकेएम से, ठीक है। एक तो कल्चरल डिक्लाइन और दूसरा वहां का कल्चर कैसा था, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं आज। बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिशरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यहाँ पे देखिएगा ट्विलाइट इन दिल्ली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पास्ट पेपर्स, क्वेश्चंस विद आंसर्स, चेंज एज अ थीम ऑफ नॉवल ट्विलाइट इन दिल्ली। What do you think Ahmed Ali gave his novel this title, Twilight in Delhi? What are the major themes explored by Ahmed Ali in the novel Twilight in Delhi? Explain the significance of the title Twilight in Delhi, the novel by Ahmed Ali. Ahmed Ali in Twilight in Delhi brings history alive, depicting most movingly the decay of a whole way of life and culture. अहमद अली जो है ट्विलाइट इन दिल्ली में ब्रिंग्स हिस्ट्री अलाइव, उसने हिस्ट्री को अलाइव कर दिया हमारे सामने, वो हिस्ट्री को लेके आया, एक हिस्टोरिकल कहानी को हमारे सामने लेके आया, डिपिक्टिंग मोस्ट मूविंगली डिके ऑफ अ होल वे ऑफ लाइफ, जिसने डिपिक्ट किया है मूविंगली डिके, बहुत तेजी से जो डिके हुआ एक होल वे ऑफ लाइफ और कल्चर का, एक लाइफ और एक कल्चर का जो डिके हुआ। अब यहाँ पे देखें जो आपके मेन पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, अहमद अली से, ठीक है, और ट्विलाइट इन दिल्ली से। इट मीन्स कि हम यहाँ पे अहमद अली को भी डिस्कस करेंगे और ट्विलाइट इन दिल्ली को भी डिस्कस करेंगे कि अहमद अली कौन था और वो ट्विलाइट इन दिल्ली क्या था इस नॉवल के अंदर, जिसके अंदर वो हमारे सामने एक कहानी लेके आया, और फिर एक्चुअली दैट इज बेसिकली द कल्चर जो उसने हमारे सामने डिपिक्ट किया, और फाइनली फिर उसने ये भी डिपिक्ट किया कि वो कल्चर और वो लाइफ किस तरह से उसका डिके हुआ। नेक्स्ट है, माय पर्पस इन राइटिंग द नॉवल वाज टू डिपिक्ट अ फेज ऑफ आवर नेशनल लाइफ एंड डिके ऑफ आवर होल कल्चर, अ पर्टिकुलर मोड ऑफ थॉट एंड लिविंग। इस कोट को जो है ना लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। वो कहता है कि मेरा पर्पस जो है राइटिंग द नॉवल कि मैं डिपिक्ट करूं एक फेज ऑफ आवर नेशनल लाइफ को, और डिके जो हुआ हमारा ऑफ अ होल कल्चर, वो मेरा पर्पस है कि मैं उसको डिपिक्ट करूं। अ पर्टिकुलर मोड ऑफ थॉट, यानी कि वो कल्चर जो है वो एक कल्चर पर्टिकुलर मोड ऑफ थॉट है और लिविंग है, तो वो होल कल्चर को एक्चुअली रिप्रेजेंट करना चाहता था, उसके डिके को रिप्रेजेंट करना चाहता था। तो पहले आप कल्चर रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो उसका डिके फिर एक्सप्लेन करेंगे कि वहाँ का कल्चर कैसा था एंड देन उसका डिक्लाइन कैसे हुआ। राइट क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ट्विलाइट इन दिल्ली अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट बाय इट्स ऑथर। एनालिसिस करना ट्विलाइट इन दिल्ली अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बाय इट्स ऑथर, ठीक है, कि उसने ट्विलाइट इन दिल्ली के बारे में, अब इसमें देखिए स्पेशली ऑथर की बात आ गई है, तो आप स्पेशली ऑथर के बारे में लिखेंगे, और ऑथर ने खुद लिखा है कि ये उसकी कोट है, मेरा मकसद ये था। तो सबसे पहले तो आप अहमद अली को डिस्कस करेंगे, उसकी थोड़ी सी बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे, और आप लिखेंगे कि ट्विलाइट इन दिल्ली जो है वो बेसिकली उसका पर्पस क्या था, कि वो जो है एक नेशनल लाइफ को, डिके ऑफ कल्चर को रिप्रेजेंट करना चाहता था, क्योंकि उसका जो सारा उसकी जो बायोग्राफी थी वो रिलेट करती थी दिल्ली से, इंडिया से, दैट्स व्हाई उसने ये नॉवल लिखा और उसके अंदर डिक्लाइन लिखा एक कल्चर का। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है, Ahmed Ali's characters are caught in a restless
changing world that has lost its values. अहमद अली के जो कैरेक्टर्स थे वो एक रेस्टलेस चेंजिंग वर्ल्ड के अंदर एंट्रैप होके रह गए, जो कि दैट हैज लॉस्ट इट्स वैल्यूज, जो कि वो जो चेंजिंग वर्ल्ड है वो अपनी वैल्यूज जो है वो खो गई, या उसके जो कैरेक्टर्स हैं उन्होंने अपनी जो सॉरी उसकी जो चेंजिंग वर्ल्ड है उसने अपनी वैल्यूज को खो दिया। अब वो चेंजिंग वर्ल्ड क्या थी? वो दिल्ली की चेंजिंग वर्ल्ड थी, जिसने अपनी वैल्यूज को, अपने कल्चर को, अपनी एक मोड ऑफ थॉट जो उनका था, मोड ऑफ लाइफ था, उसको वो खो दिया उन्होंने, उसका डिके हुआ एंड दे वर स्कैटर्ड। अच्छा जी, और व्हाट आर द मेजर थीम्स इन आर ट्रीटेड इन अहमद अलीज नॉवल ट्विलाइट इन दिल्ली? ये तो बिल्कुल सीधा सीधा सा सवाल है, ये पहला ही पिछला क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है। और उसके बाद देखिए ये 2012 सप्ली में आया हुआ है। The novel Twilight in Delhi does not remain the story of Delhi alone, but is simultaneously the story of life of mankind. दिल्ली की जो स्टोरी है वो सिर्फ ट्विलाइट इन दिल्ली की जो स्टोरी है वो सिर्फ दिल्ली की नहीं है, बल्कि पूरी मैनकाइंड की है, आपने ये रिप्रेजेंट करना है। और ट्विलाइट इन दिल्ली शोज द डिके ऑफ मुगल किंगडम और मुस्लिम सिविलाइजेशन। ट्विलाइट इन दिल्ली जो है वो शो करता है डिके ऑफ मुगल किंगशिप का और मुस्लिम सिविलाइजेशन का। आप इस पे कमेंट करें। Ahmad Ali's favorite theme is the sad decline of good old tastes, traditions, manners, and values. All his English novels are written on the same theme, which has a modern as well as universal significance. His first English novel, Twilight in Delhi, depicts the decline or fall of Delhi, or at the broader level, the fall of Muslims and their culture in Delhi. The theme of this novel can be traced in the following line taken from some same novel: a silent and apathy of death descended upon the city and dust began to blow in its streets and rain came upon its culture and purity. वो कहता है एक साइलेंस और अपैथी ऑफ डेथ थी जो डिसेंड की अपॉन द सिटी एंड डस्ट बिगेन टू ब्लो, और अचानक से वो जो डस्ट है वो ब्लो होना शुरू हुई इन इट्स स्ट्रीट्स, और उसने रुइन कर दिया। रुइन केम अपॉन इट्स कल्चर एंड प्योरिटी, और उसका जो उसने रुइन कर दिया, किसको रुइन आया, किसके ऊपर? कल्चर और प्योरिटी पर। और किसकी वजह से? उस डस्ट की वजह से जो कि ब्लो हुई, और उस डेथ की वजह से जो कि उस सिटी के ऊपर descent हुई। And his first novel Twilight in Delhi is an elegy to a vanishing society. Elegy कहते हैं एक ऐसी नज़म को जो किसी के मरने के बाद उसकी गम में, उसकी याद में जो है लिखी जाती है। तो ये जो है एक दास्तान है, एक दुख भरी दास्तान है जो कि एक वैनिशिंग सोसाइटी की है, एंड एन ऑड टू अ जनरेशन दैट नोज देयर वर्ल्ड इज डाइंग, और एक ऑड है उस जनरेशन का जो जानती थी कि उनकी जो दुनिया है वो खत्म होने जा रही है। चेंज इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स, times moves on person and things come into being, grow up, mature, decline and pass away. In Twilight in Delhi, the subject of change has been depicted in a wider sense. और ट्विलाइट इन दिल्ली में वो जो सब्जेक्ट ऑफ चेंज जो है वो डिपिक्ट हुआ इन अ वाइडर सेंस। द राइटर हैड डील विद द चेंज एज अ कांस्टेंट लॉ। राइटर ने डील किया है चेंज को एज अ कांस्टेंट लॉ, समथिंग दैट इज अनकंकरेबल एंड अनसरपासेबल। ये जो चेंज है, चेंजिंग ऑफ टाइम्स है, ये जो है अनकंट्रोलेबल होता है और अनसरपासेबल होता है। फर्दर मोर द चेंज इन द नॉवल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ टाइम। फर्दर मोर देखा जाए तो चेंज जो है नॉवल में वो एक्सप्रेशन है ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ टाइम। अब देखें, अक्सर ये नॉट ओनली ट्विलाइट इन दिल्ली की बात नहीं करेंगे, हम इसको ओवरऑल पूरी लिटरेचर और आपके सारे पास पेपर्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। ये जो चेंज वाली थीम है ना, ये सब में अप्लाई होती है। आपके जितने भी नॉवेल्स हैं, चाहे वो थिंग्स फॉल अपार्ट हैं या कोई भी ऐसा हिस्टोरिकल नॉवल देख लें, इवन अभी आप आगे ड्रामा हमने स्टार्ट करने जाना है, वहां पे भी चेंज की थीम आएगी, स्पेशली इन चेरी ऑर्चर्ड, और बहुत सारे आएंगे हमारे आगे नॉवल जिसमें हम थीम ऑफ चेंज देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें, थीम ऑफ चेंज से रिलेटेड पूरा एक पैराग्राफ है। अगर कहीं पे भी आपको कोई क्वेश्चन आता है जहाँ पे थीम ऑफ चेंज
लिखी जाती है। तो इस तरह के जो पैराग्राफ्स हैं बेटा, इनको आगे से ना हाईलाइट कर लें और डबल टिक कर लें या स्टार लगा दें, ताकि आपको पता हो कि ये जो पैराग्राफ है ना, ये मैं कहीं पे भी ऐड कर सकती हूँ। तो दीज आर द मेन पॉइंट्स कि अगर कहीं पे भी आपको कोई भी अनसीन क्वेश्चन आ जाता है रिगार्डिंग चेंज या डिक्लाइन या कुछ भी, तो डिक्लाइन तब होता है जब टाइम चेंज होता है, वक्त के साथ साथ जो है बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। तो चेंज इज द यूनिवर्सल लॉ। ठीक है, ये जो मेन मेन पॉइंट्स हैं। और ये जो वक्त होता है ये हमेशा अनकंट्रोलेबल होता है। जब भी चेंज आता है वो अचानक से आता है और वो अनकंट्रोलेबल होता है और अनसरपासेबल होता है। तो यहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ टाइम जो है उसको दिखाया गया इस नॉवल के अंदर। और ये आपकी थीम भी है जो कि आपके करंट नोट्स में एडिट नहीं थी। The writer in the novel has described change on various levels. By reading the novel, one can find the change in customs, change in habits, change in locality, change in rulers, change in time, and change in weather. Let us discuss how the writer has depicted the change in novel. Let us talk about the geographical change. The people of Delhi were facing many problems under the British rule because the government made many changes in locality of the city. क्योंकि ये जो थे ट्विलाइट इन दिल्ली में जो लोग थे वो बहुत से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे अंडर ब्रिटिश रूल, क्योंकि वो जो गवर्नमेंट ने चेंजेस उनकी लोकेलिटी ऑफ द सिटी में जो बना दिए थे, मेड किए थे, उसकी वजह से वो लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द gutters which were deep and underground in the Mughal rule, they were being dug and made shallow. So the residents of Delhi resented because of dirty water and flowed very near the level of streets, and stink was everywhere. Secondly, the city walls were also going to be demolished because outside the city, far beyond Delhi, a new Delhi was going to be built. एक तरफ तो उन्होंने जो है क्या किया कि वो जितने भी गटर्स थे विच वर डीप एंड अंडरग्राउंड इन मुगल रूल, उनको खोदा गया और शैलो कर दिया गया। और उसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो डर्टी वाटर था उसकी स्मेल जो है हर जगह फैल गई थी। सेकेंडली, वो जो सिटी वॉल्स हैं वर ऑल्सो गोइंग टू डिमोलिश, उनको डिमोलिश करा, क्योंकि देखिए उस दौर में मुगल बादशाहों के दौर में किले बने हुए होते थे और वो चार दीवारी होती थी। हर सिटी का एक किला हुआ करता था, यानी कि उसकी चार दीवारी थी। और उनको गिराया जाने लगा क्योंकि अब एक न्यू सिटी फार बियॉन्ड दिल्ली जो है वो बनाना था। न्यू दिल्ली वाज गोइंग टू बी बिल्ट। Furthermore, the British government has changed the original atmosphere of Chandni Chowk, the very famous bazaar of Delhi, by cutting down the expensive peepal trees. Though the road looked wider and broader, but it demolished oriental atmosphere of the area. अब बेशक वहां पे रोड जो है वो बहुत वाइडर और ब्रॉडर थी, लेकिन वो जो ओरिएंटल एटमॉस्फेयर था उस एरिया का वो सब खत्म हो गया। एज द राइटर हैज पॉइंटेड आउट इन द फॉलोइंग वर्ड्स, और राइटर जो है वो पॉइंट करता है फॉलोइंग वर्ड्स में, विद दीज चेंजेस इट लुक्ड समथिंग क्वाइट न्यू, नॉट द रियल चांदनी चौक विद विच सो मेनी मेमोरीज वर एसोसिएटेड। ये जो चेंजेस थी, इट लुक समथिंग क्वाइट न्यू, ठीक है, ये देखने में तो कुछ नया लग रहा था, नॉट रियल चांदनी चौक विद सो मेनी मेमोरीज वर एसोसिएटेड। ये कोई वो रियल चांदनी चौक नहीं था जिससे बहुत सारी मेमोरीज जो एसोसिएट होती हैं। ये थीम ऑफ मेमोरी, थीम ऑफ टाइम, थीम ऑफ चेंज जो है ना, ये आप चेरी ऑर्चर्ड में भी पढ़ेंगे फिर आपको समझ आएगा। वहां पे बहुत डीपली दिखाया गया है कि इंसान जो है वो किस तरीके से नेचर से रिलेटेड होता है, वो किस तरह से अपनी आबाई घर के साथ रिलेट होता है, और जब वो सारी चीजें डेमोलिश होती हैं तो वो अंदर से कैसे बिखरता है। यानी कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज बिल्कुल ऐसे, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द कटिंग डाउन ऑफ द कल्चर। यहाँ पे जो कटिंग डाउन ऑफ पीपल ट्रीज है, इट मीन्स के दैट इज द कटिंग डाउन या एंड ऑफ द ट्रीज, बिल्कुल इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द एंड ऑफ द कल्चर। तो इस चीज का हम अब इसमें देखेंगे कि उनकी बहुत सारी मेमोरीज एसोसिएटेड थी उस चांदनी चौक से और वो जो वहाँ के पीपल ट्रीज थे। ऑब्वियसली दीज चेंजेस इन लोकेलिटी वर ड्यू टू चेंज ऑफ रूलर्स। The British government had ended the glorious Muslim rule in India with the removal of the last Mughal emperor, Bahadur Shah Zafar. Most of the people did not like the British rule and were not happy with the sycophantic local leadership.
but the young generation and the business class had their own reason for being on the side of rulers. So the sycophantic leadership was able to put up a grand show with the help of those people. So on 7 December, the people on Delhi flocked up in front of Jamia Masjid and Red Fort to watch the coronation procession of King George. Whereas Mir Nihal sadly recalled the event of 14 September 1857 when the Muslims coming out of Jamia Masjid after prayers and had put a heroic fight to prevent the British of Delhi. यहाँ पे वो बताता है कि ऑन 7 दिसंबर पीपल ऑफ दिल्ली जो है वो इन फ्रंट ऑफ जामिया मस्जिद जो है वो इकट्ठे हुए एंड रेड फोर्ट टू वॉच द कोरोनेशन प्रोसेशन ऑफ किंग जॉर्ज, कि वो जो है कोरोनेशन प्रोसेशन ऑफ किंग जॉर्ज को देखना चाहते थे। जबकि मीर निहाल जो है सैडली रिकॉल करता है कि एक कभी इसी जामिया मस्जिद में आफ्टर जुमा प्रेयर जो है मुसलमानों को बड़ा बेदर्दी से कत्ल किया गया था टू प्रिवेंट द ब्रिटिश ऑफ दिल्ली, जो कि हैड पुट अप अ हीरोइक फाइट, जो कि ब्रिटिश ऑफ दिल्ली के अगेंस्ट जो है हीरोइक फाइट में सब मारे गए थे। आज वही मुसलमान जो है वो किंग जॉर्ज के इस्तकबाल के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, यानी कि उसी जामिया मस्जिद और उसी रेड फोर्ट पर खड़े हैं कि वो किंग जॉर्ज को वेलकम करे। और ये वही जगह है जहाँ पे कभी जो है जुम्मा पढ़ने आए थे और वो जो है अपनी हीरोइक फाइट टू प्रिवेंट द ब्रिटिश ऑफ दिल्ली, उसमें वो सब शहीद हो गए थे। द चेंज इन द रूल लीड्स टू चेंज इन स्टैंडर्ड्स, ये जो चेंज इन रूल हुआ तो उससे क्या हुआ, चेंज in rule leads to change in standard. When the celebration of coronation was over, Mir Nihal came home with heavy heart. जब वो जो celebration of coronation जो है मीर निहाल तक हुई तो मतलब मीर निहाल के घर तक भी पहुंच गई with heavy heart on his way। मतलब it means कि चेंज का वो जो चेंज रूल था वो अब उसके घर भी पहुंच गया। The celebration of coronation was over, मीर निहाल came home with heavy heart। अब वो जो सेलिब्रेशन ऑफ कोरोनेशन जो है वो तो खत्म हो गई और मीर निहाल जो है हैवी हार्ट के साथ जो है वो घर पहुंचता है कि देखो अब हमारा कल्चर खत्म हो चुका है और लोग जो है इन लोगों को झुक के सलाम करते हैं जिन्होंने हमें कभी बेदर्दी से कत्ल किया था। On his way he met King Bahadur Shah Zafar's grandson who was now a beggar। अब जो है रास्ते में वो बहादुर शाह जफर के ग्रैंडसन से मिलता है जो कि अब एक भिखारी है। He felt pity for the unlucky prince। अब उसको बहुत होता है, मतलब उस पर बहुत तरस आता है। तो that is basically the change that is representing the decline। That is what the following passage clearly described। The glory had gone and only dreariness remained। The richness of life had been looted and despoiled by the foreigners and vulgarity and cheapness had taken its place। तो कहता है यहाँ पे ग्लोरी हैड गॉन, ग्लोरी खत्म हो चुकी है एंड ओनली ड्रेरीनेस रिमेन, और सिर्फ ड्रेरीनेस जो है पीछे बाकी रही है। द रिचनेस ऑफ लाइफ हैड बीन लूटेड, वो जो रिचनेस ऑफ लाइफ थी उसको लूट लिया गया है एंड डीस्पॉइल्ड बाय द फॉरेनर्स, और उसको डीस्पॉइल कर दिया गया थ्रू फॉरेनर्स एंड वल्गैरिटी एंड चीपनेस हैज टेकन इट्स प्लेस, और वल्गैरिटी और चीपनेस ने उसकी जगह ले ली है जिसकी रिचनेस ऑफ लाइफ की। New modes had forced themselves upon India because the environment had changed, society had moved forward and the people were left behind in the race of life। Society जो है had moved forward और जो लोग हैं वो पीछे रह गए in the race of life। सोसाइटी आगे चली गई, लोग पीछे रह गए, यानी कि वक्त के साथ साथ इंसान को उसके दौर के साथ उसके वक्त के साथ जो है वो चलना पड़ता है। तो सोसाइटी तो आगे रह गई लेकिन लोग फिर पीछे रह गए इन द रेस ऑफ लाइफ। दैट इज व्हाई मीर निहाल felt overpowered because he did not feel himself as a part of this new Delhi। इस वजह से मीर निहाल को अपना आप ओवरपावर्ड लगा क्योंकि उसको नहीं लगता था कि वो इस न्यू दिल्ली का हिस्सा है। Furthermore, the writer has discussed about environmental changes, not only geographical changes have great influence over the lives of people। Rather, the change in atmosphere also has a deep impact on them। The description of wine throughout the novel
gives an indication as a change in weather and season. For instance, look at the following passage. Furthermore, writer जो है वो discuss करता about the environmental changes. Not only geographical changes have great influence over the lives of people, बल्कि वो जो एटमॉस्फेयर में भी जो चेंज आया उसकी वजह से भी लोगों की जिंदगी में बहुत चेंज आया. द डिस्क्रिप्शन ऑफ वाइंड थ्रू आउट द नॉवल gives an indication as change in weather and season. अब ये जो description of wind है वो basically क्या show करती है change in weather और season को. For instance, look at the following passage. The leaves of henna tree became sere and wan, and the branches of the date palm became coated with sand. The dust blew through the unending noon, and men went out with their heads well covered and protected. The change in weather affects greatly the mood and temperaments of people. The change in wind is an inevitable with weathers and seasons as the weathers and seasons are with human mood and temperament. चेंज इन वेदर जो है वो हमेशा ग्रेटली अफेक्ट करता है मूड और टेम्परामेंट ऑफ पीपल को. कभी आप जाएं जरा मुल्तान साइड पे ना, वहां पे क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है ना, वहां पे लोग बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं. और अगर आप कभी पिंडी चले जाए ना तो वहाँ के जो दुकानदार हैं वो बड़े खुश्क मिजाज है. वो साफ साफ कह देते हैं बाजी लेना है तो लो, नहीं तो जाओ यहाँ से. और उधर आप चले जाए फैसलाबाद में, किसी भी दुकानदार के पास जाएं आप हंसते हुए बाहर निकलेंगे. वो इतनी जुगतें करते हैं, इतनी जुगतें करते हैं. और इसी तरीके से डिफरेंट सिटीज के लोगों के जो डाल डोल होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, उनके फीचर्स भी डिफरेंट होते हैं. आप फैसलाबाद जाएं वहाँ पे लोगों के कद बड़े छोटे हैं. आप कराची आ जाएं लोग बिल्कुल स्किनी स्किनी, पतले पतले और बिल्कुल ही वो डल कलर्ड के, मतलब उनका कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल ही डल होता है. और अगर आप पिंडी साइड पे चले जाएं या किसी पहाड़ी इलाके में चले जाएं तो आपको चिट्टे सफेद जो है ना लोग मिलेंगे. लेकिन और इसी तरीके से अगर आप मियाँ वाली में चले जाएं तो आप देखेंगे उनके संकन चीक्स होते हैं, बिल्कुल जैसे कहना चाहिए ना, उनके चीक्स बिल्कुल खिसे हुए होते हैं. तो यानी कि ये जो वेदर होता है ये हमेशा आपके मूड और टेम्परामेंट में बड़ा असर अंदाज होता है. ठीक है, तो इस वजह से हम ये कह रहे होते हैं ना कि वहाँ का कल्चर ऐसा है. एक्चुअली वहाँ का कल्चर और उसका जो एटमॉस्फेयर होता है ना, जो वेदर क्लाइमेट, ठीक है, आप एसी में रह के जब काम करते हैं आप कूल एंड कंफर्टेबली काम कर रहे होते हैं क्योंकि कमरे का वेदर बड़ा कूल एंड काम होता है. तो आप बहुत जल्दी अपने काम से एग्जॉस्ट नहीं होते, इरिटेट नहीं होते क्योंकि आपके इर्द गिर्द का माहौल बड़ा सुकून वाला होता है और मतलब आपका एटमॉस्फेयर बड़ा कूल एंड काम होता है. लेकिन यही अगर लाइट चली जाए और आपको पढ़ना पड़ जाए तो अब क्या होगा, आप कितने इरिटेट होते हैं. तो सेम इज द केस विद द मूड. ये जो वेदर होता है ना इसके इफेक्ट्स होते हैं ग्रेटली द मूड एंड टेम्परामेंट ऑफ पीपल. और चेंज इन वाइड जो है, वाइंड जो होती है वो हमेशा इनएविटेबल होती है विद वेदर्स. कभी भी आंधी तूफान आ सकता है. एंड द सीजंस एज द वेदर, कभी भी बारिश हो सकती है. एंड सीजंस आर विद ह्यूमन मूड. और ये जो वेदर्स और सीजन्स हैं मतलब ये हमेशा इनएविटेबल होते हैं. वाइंड इज एज इनएविटेबल विद वेदर्स एंड सीजन. ये वाइंड जो होती हैं, हवाएं जो होती हैं, हमेशा इनएविटेबल होती हैं वेदर्स और सीजन्स में. एज द वेदर एंड सीजन्स आर विद ह्यूमन मूड एंड टेम्परामेंट. जैसे वेदर्स और सीजन्स जो है वो ह्यूमन मूड और टेम्परामेंट पे असरअंदाज होता है. द पीपल ओबे व्हाट द वेदर ऑर्डर्स देम टू डू. For instance, the effect of season on women is as natural as the effect of full moon on sleeping sea. The following passage gives an affection of the change in season. The days flew past, and it was now beginning of September. The sky was overcast with black and grey clouds, filling the earth with a beauty peculiar to India, bringing its association of joy and love and spring. Therefore, the change in creativity has been discussed by the writer. The tragedy of Babbar Jan's death had almost killed Mir Nihal's zest for life. In order to mitigate his distress, he went to see his friends. There he met some other friends, all men of literary taste. अब देखें कि बब्बर जान की डेथ के बाद वजह इसके कि मीर निहाल वापस अपनी फैमिली की तरफ जाता, उसको देखता. अब वो कहाँ जाता है अपनी स्ट्रेस से भागने के लिए, उसको खत्म करने के लिए कहाँ जाता है अपने फ्रेंड्स के पास. अभी भी वो उसकी एक इररेस्पॉन्सिबल नेचर जो है यहाँ पे दिखाई जा रही है. देयर ही मेट सम अदर फ्रेंड्स, ऑल मैन ऑफ लिटरेरी टेस्ट.
They discuss the current literary themes and standards of poetry. They also discuss about the great poet of subcontinent. Similarly, the writer in the following passage mourns at the change and decline or the decline of poetry, as he remarks, what happened to great poets of Hindus? यानी कि decline सिर्फ culture पे नहीं आया, बल्कि वहाँ पे हिंदुस्तान के great poets पे भी आया. So what happens to the great poets of Hindustan? Where were Mir and Ghalib and uh, Insna? Where ये बेटा इंशा है, इंशा जी का पता ना, ये इंसना नहीं है, दैट इज इंशा. एंड गालिब, मीर एंड गालिब एंड इंशा. ठीक है, वो कहते हैं ना, इंशा जी उठो अब पूछ करो इस शहर में दीप जलाना क्या, तो ये वही वाले इंशा जी हैं. तो ये दैट इज नॉट इंसना, दैट इज इंशा. वेयर वर ड्रेयर्ड एंड सौदा और इवन जॉक, gone they were and gone with them the wealth of poetry. यानी कि नॉट ओनली कल्चर, उनकी की पूरी लाइफ का, वेदर का, वहाँ की कल्चर का, हर चीज का, इवन वहाँ की पोइट्री का भी डिक्लाइन हो गया. After discussing in detail what kind of changes the writer had discussed in the novel, the question arises, who is responsible for the change? It is in fact time or change of time that has suppressed everything. एंड में फिर हम किसको जो है दोष देते हैं, वो वक्त होता है. दौर ही ऐसा चल रहा है जी, क्या करें, मजबूरी है ना. The writer has treated time as an ultimate force. Nearly all the suppressed changes from Delhi to Mir Nihal and from the women to beggars are presented as prey to time. For instance, the innocence of Mehran was crushed under the change. She was unhappy and had been able to come to. बेटा यहाँ मेहरान लिखा, मेहरू था ना हमारा जो कैरेक्टर था, that was मेहरू. Mehru was under crest the change. She was unhappy and had been able to come to Delhi only twice ever since she was married, because her husband was very suspicious and did not like her coming to Delhi. Though time has changed everything, but still there are a few things that do not know any change. For instance, the life of India, women as incarnation of monotony, as the following passages indicate. The world lived and died, things happened, events took place, but all this did not disturb the equanimity of Zanana. In the Zanana, things went on with the monotonous sameness of Indian life. No one went out everywhere, anywhere. Only now and then some cousins or aunts or some other relation come to see them. But that was once a month or so, or during the festival. Mostly life stayed like water in a pond with nothing to break the monotony of its static life. Mostly जो life है वो stay करती है जैसे water in a pond, यानी कि they are just stagnant or with nothing to break the monotony of its static life. ठीक है, जो चीज change नहीं हुई वो सिर्फ जनाना था. However, the change plays as an important role throughout the novel. या जहाँ जहाँ change लिखा हुआ है, अगर decline पे बात आती है तो आप लिखेंगे कि decline of Delhi is seen throughout the novel. The writer believes that the process of evolution will never come to a stop. और writer जो है वो believe करता है ये process of evolution जो है वो कभी भी stop नहीं होता. Time has greater significance in fulfilling the theme of novel, the change. The writer has depicted about the change in novel. The novel is not an imitation but representation of life and its changing shadows, reflecting their movements and directing the changing scenes of human activity in all ages and society. नॉवल जो है वो खाली इमिटेशन नहीं होता, कॉपी नहीं होता, बल्कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ होती है. एंड इट्स चेंजिंग शेडोज रिफ्लेक्टिंग देयर मूवमेंट, और इसके जो चेंजिंग शेडोज होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं इसकी मूवमेंट को. एंड डायरेक्टिंग द चेंजिंग सीन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी इन ऑल एजेस एंड ऑल सोसाइटी, और वो रिफ्लेक्ट करते हैं इसकी मूवमेंट को और डायरेक्ट करते हैं चेंजिंग सीन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी और एजेस एंड सोसाइटीज. अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा थीम ऑफ चेंज और डिक्लाइन के ऊपर. अब चलते हैं इसके कल्चर के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज आवर लास्ट क्वेश्चन.